अस्सलाम एवरीवन, मैं आपकी होस्ट मुसैद परवीन और आप देख रहे हैं मशहद की सूरत हाल अली सलमान के साथ, जो कि प्राइम इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, जिन्होंने बहुत से आर्टिकल्स भी लिखे हैं। इस एपिसोड में मैं बात करूंगी प्राइम मिनिस्टर की स्पीच की, हिज फर्स्ट स्पीच जो कि उन्होंने नेशनल असम्बली में दी आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ही हैज़ बीन इलेक्टेड विद 201 वोट्स। तो उन्होंने अपनी स्पीच में बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए, बहुत सारी बातें की, कुछ पास्ट जो गवर्नमेंट है उसको भी क्रिटिसाइज़ किया, फाइनेंशियल चैलेंजेस की बात की उन्होंने, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की कि हम लेकर आएंगे। और उसके बाद जो है उन्होंने ये भी बात की कि हम जो है प्रोविंसेस के साथ मिलकर काम करेंगे, जो कुछ उन्होंने टारगेट और कुछ गोल्स जो हैं वो हमने अचीव करने हैं इन द नेक्स्ट कमिंग 5 ईयर्स। उन्होंने ये भी कहा कि हम G20 कंट्रीज़ का जो है वो हिस्सा भी बनेंगे बाय 2030। तो क्या ये सब इतने चैलेंजेस होने के बावजूद क्या ये सब कुछ अचीव करना पॉसिबल है इस नई गवर्नमेंट के लिए? तो इसी हवाले से आज हम बात करेंगे अली सलमान के साथ। अली सलमान, मैं आपका इस चीज़ से आप क्या रिव्यू करना चाहेंगे कि उन्होंने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की, क्योंकि ये होगी तो फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी कि हम प्रोविंसेस के साथ मिलकर जो है काम करेंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी मुसर्रत, थैंक यू। मुसर्रत, आई थिंक ये सबसे जो अहम बात है वो ये कि इलेक्शन से पहले इकोनॉमिक ग्रोथ की जब हम बात करते थे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करते थे, तो उससे हम रिलेट करते थे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ। और उम्मीद हम यही रखते हैं कि जब इलेक्शन हो गए हैं, हुकूमत एक नई बन गई है, 5 साल के मैंडेट के साथ हुकूमत अब आ गई है, तो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग का मौका मिलेगा हमारे पार्लियामेंटेरियंस को, हमारी हुकूमत को, फेडरल कैबिनेट को, प्राइम मिनिस्टर को। और इसके साथ साथ जो आपने बात की कि हमारा चूँकि एक फेडरेशन है और मुख्तलिफ़ सूबों में मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ डोमिनेट करती हैं, इसलिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए हम एक स्मूथ वर्किंग रिलेशनशिप रखें, यानी जिसमें वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत आपस में मिलजुल कर बहुत से अमूर पर उनको इकट्ठे काम करने की ज़रूरत है। रिसोर्सेज़ की डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है, रूल लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, इकनॉमिक और इंडस्ट्रियल पॉलिसी की इश्यूज़ हैं। इसमें सिर्फ वफाकी हुकूमत अकेले जो है वो माशी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। लेकिन जहाँ तक वफाकी हुकूमत के अपने मैंडेट का ताल्लुक है, तो उसमें ऑब्वियसली जैसे IMF के साथ निगोसिएशंस हैं, ट्रेड पॉलिसी का ताल्लुक है, मॉनेटरी पॉलिसी की वो का तयन करना है। अभी कुछ ही दिनों में स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग दोबारा होगी, ये देखने के लिए कि हमें किस इंटरेस्ट रेट को क्या मेंटेन करना है, क्या कम करना है या ज़्यादा करना है। तो ये जो सारे अमूर हैं, ये बहरहाल वफाकी हुकूमत के मैंडेट में आते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी ख़ास तौर पर। तो इसलिए ये एक इम्तिहान भी है, टेस्ट भी है फॉर दी न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, कि वो अपने तजर्बात से जो पिछले 16 महीने में गुजरे, जो यकीनन कोई बहुत अच्छे तजर्बात नहीं थे, और इसमें मैं ये नहीं समझता कि कोई ज़्यादा पॉलिटिकल ऑपोजिशन का उस वक़्त भी उनको सामना था। अगर आप उस वक़्त की ऑपोजिशन देखें तो वो एक नॉमिनल ऑपोजिशन थी। तो बल्कि उनकी जो अपोजिशन लीडर उस वक़्त थे, वो बाद में अब उन्हीं की पार्टी में शामिल भी हो गए थे ग़ालिबन। तो वो इसलिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को हमें सिर्फ पॉलिटिकल ऑपोजिशन से रिलेट नहीं करना चाहिए, बल्कि इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेट करना चाहिए। जैसे अब इनके पास मैंडेट है, अगर ये टैक्स पॉलिसी लेके आते हैं तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का जो पहला टेस्ट होगा कि बजट अगले 2 महीनों में आ जाएगा, तो वो किस तरह के टैक्स रिफॉर्म्स, किस तरह की टैक्स पॉलिसी को अनाउंस करते हैं कि स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि वो आगे चल के कंसिस्टेंसी से रहें। अगले एटलीस्ट 5 साल तक हुकूमत ये गारंटी करे कि जी हम ये टैक्स रेट को रखेंगे, हम टैक्स की पॉलिसी इस तरह रखेंगे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर ही आगे बढ़ेंगे, तभी स्टेबिलिटी भी आएगी, तभी ट्रस्ट भी आएगा सिस्टम में, और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हम तभी अब बेसिस बना सकते हैं।
जैसे कि उन्होंने अपनी स्पीच में बात की कि वो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं और इसके लिए जो है वो हर प्रोविंसेस में जो है वो वन विंडो एक्सपोर्ट जोन्स जो है वो बनाएंगे। बट पाकिस्तान में एज़ यू नो कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, तो इसके लिए क्या उन्हें टैक्स इंसेंटिव्स देने चाहिए स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, कि वो अट्रैक्ट हों और एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो और एफडीआई को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके? तो इस हवाले से आपका क्या व्यू है? तो जहाँ तक आपने मुसर्रत ये बात की है ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की, अब अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएँ, जब अभी ये वज़ीर आज़म बने थे 16 महीने के लिए शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने एक SIFC के नाम से एक इदारा जो इसमें जो मिलिट्री लीडरशिप है वो भी शामिल हुई, वो इस्टेब्लिश किया। और उसका जो बड़ी जो अमाउंट जो एक तरह से मैंडेट है या उनकी जो तवक्कुआत है या उनका टारगेट है वो ये है कि हम इन्वेस्टमेंट के लिए अपने बिज़नेस एनवायरनमेंट को बेहतर बनाएं। क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ आती हैं, जो पाकिस्तान की के इन्वायरमेंट में या बिज़नेस में इंटरेस्ट लेती हैं, तो उनका पहला सवाल यही होता है कि हमारे यहाँ बिज़नेस एनवायरनमेंट कैसा है। व्हेन वी यूज़ दिस वर्ड बिज़नेस एनवायरनमेंट, इट मीन्स नॉट जस्ट पॉलिसीज़ on the paper but also how they are practiced and how they are implemented. ब्यूरोक्रेसी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, जो हमारे प्रोसीजर्स हैं डिफाइंड वो किस तरह के हैं, यानी कोई बिज़नेस को शुरू करने के लिए किस तरह की परमिशन चाहिए या उसको कमेंस करने के लिए हमें किस तरह की रिक्वायरमेंट चाहिए, कितने स्टेप्स। स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेस। जी बिल्कुल, उसके बिज़नेस को स्ट्रीमलाइन करना। फिर आपने टैक्स इंसेंटिव की बात की, तो एक तो है कि बिज़नेस एनवायरनमेंट को काफ़ी हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और इसमें यकीनन SIFC का जो क़याम है वो क़याम था वो बज़ाते ख़ुद एक तरह से बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की फेलियर का रिज़ल्ट था। अगर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत सालों से ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के लिए काम कर रहा था, तो अगर उसके बावजूद हमारे यानी इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि हम या गवर्नमेंट वो स्टेबिलिटी नहीं दे पा रही है, वो गारंटीज़ नहीं दे पा रही बिज़नेस एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो एक यकीनन लम्हा फ़िक्रिया था। अब जो आपने दूसरी बात की ना टैक्स इंसेंटिव की, अच्छा ये एक बड़ा एक ट्रिकी सब्जेक्ट है, क्योंकि जो टैक्स इंसेंटिव है ये आम तौर पर हर कोई मांगता है कि हमें भी आप टैक्स इंसेंटिव दे दें, कि हमें आप टैक्स हॉलीडे दे दें। कोई लोग कहते हैं कि जी हमें आप 10 साल के लिए टैक्स हॉलीडे दे दें, कोई 25 साल के लिए मांग रहा है, कोई 5 साल के लिए मांग रहा है। अच्छा, मेरे नज़दीक हमें कोई टैक्स हॉलीडेज़ और कोई टैक्स इंसेंटिव नहीं देने चाहिए। जो हम दे चुके हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, वो तो हमें रिस्पेक्ट करने पड़ेंगे, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए, फ्यूचर इन्वेस्टर्स के लिए देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ एग्जाम्पशंस और टैक्स हॉलीडेज़ और स्पेशल टैक्स ट्रीटमेंट्स। सबका एक बराबर जो है ना वो टैक्स ट्रीटमेंट होना चाहिए। जो लोग बिज़नेस करने के लिए आए पाकिस्तान, वो टैक्स बचाने के लिए ना आए, बल्कि वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए आए। बिज़नेस का काम टैक्स बचाना नहीं है, बिज़नेस का काम है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना, अपने शेयर होल्डर्स की वैल्यू को इंक्रीज़ करना और बिज़नेस को एक्सपैंड करना, मार्केट शेयर में अपना हिस्सा लेना, मार्केट शेयर को एक्सपैंड करना, इनोवेट करना, ये बिज़नेसेस के मेन फंक्शंस हैं। तो टैक्स में हम उनको लाकर ख़ुद अपना भी नुकसान करते हैं, ज़ाहिर है हमारा टैक्स रेवेन्यू लॉस होता है, और दूसरा हम ये गलत सिग्नल देते हैं। और तीसरा एक और चीज़ होती है, देखिए मुसरत, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब आप नए इन्वेस्टर्स को टैक्स इंसेंटिव देंगे, तो जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, जो आज से 10-20 साल पहले, 40 साल पहले जिन्होंने पाकिस्तान में काम शुरू किया और अब वो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड टैक्स रिजीम को फेस कर रहे हैं, वो हमेशा ही पूछते हैं कि जी हमारा क्या कसूर है, आपने उनको तो टैक्स हॉलीडे दे दी है, तो हम जो यहाँ पर बैठे हुए पिछले 20 सालों से आप हमें भी दें। तो इससे आप टैक्स इंसेंटिव के नाम पर सबके लिए इक्वल, हाँ, टैक्स डिस्टॉर्शंस पैदा होती हैं। So all kind of these distortions need to be removed, and we should move to a simplified, harmonized taxation system. अच्छा, उन्होंने कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस को हाईलाइट किया, इंक्लूडिंग लोन एंड डेफिसिट। ठीक। तो आप क्योंकि अब देखिए हाँ, पाकिस्तान का जो डेट है वो 81.914 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। तो आपका क्या व्यूज़ है कि इस तरह इतने डेट के साथ ग्रोथ करना क्या पॉसिबल होगा, या कितना ये नई आने वाली गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है? तो आप, ये तो सबसे पहले बड़ा चैलेंज मैक्रो इकनॉमिक लेवल के ऊपर हुकूमत के लिए ही होगा कि हम अपने आप को सॉल्वेंट कैसे रखते हैं।
यानी हमारी जो एक्सटर्नल पेमेंट्स हैं जो पिछले अगले 1 साल में ड्यू हैं 24-25 बिलियन डॉलर, स्पेशली एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर, उनको हम कैसे मैनेज करते हैं? क्या हमारे पास रिक्वायर्ड फॉरेक्स हैं? क्या हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ इनकम, वेदर एक्सपोर्ट इनकम, रेमिटेंस के ज़रिए डॉलर का फ़्लो, इसके अलावा फ्रेंडली जो कंट्री से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कभी डिपॉजिट एक्सटेंड कर रहे होते हैं, कभी हम उनसे फॉरेन एड ले रहे होते हैं, तो IMF का बड़ा प्रोग्राम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारे मिला के क्या हम अपने आप को फ्लोट रख सकेंगे? तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है, तो शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली हमारा जो चैलेंज है वो है डेट सस्टेनेबिलिटी का क्वेश्चन। अच्छा, जब हम कहते हैं कि क्या हमारा डेट सस्टेनेबल है या नहीं है, पाकिस्तान की यानी जो हुकूमत का डेट वो सस्टेनेबल है या नहीं है, एक तो ये कि पहली बात हमें जहन में रखना चाहिए कि ये जो कर्ज़ है ये वो हुकूमत के ऊपर है, वो हमारे ऊपर नहीं है। जो आमतौर पर हम कहते हैं कि जी हमारे ऊपर पर कैपिटा इतना बोझ कर्ज का पड़ गया है, 2-3 लाख रुपए हर इंसान मकरूज है, यही कहते हैं कि हम पे बर्डन है। तो ये समझना चाहिए कि ये बर्डन हुकूमत के ऊपर है। ये हुकूमत ने कर्जा लिया है और हुकूमत ने ही इसको वापस करना है, ठीक है? ये मैंने और आपने वापस नहीं करना। हम तो अपना टैक्स दे रहे हैं, आप भी अपना टैक्स दे रही हैं, मैं भी अपना टैक्स दे रहा हूँ। तो अब ये हुकूमत का काम है कि वो कैसे इसको मैनेज करे। ज़ाहिर है उसके लिए ना सिर्फ इसको टैक्स इनकम चाहिए, बल्कि प्राइवेट सेक्टर को भी अपना एक रोल प्ले करना होता है इनकम जनरेशन, जब हम एक्सपोर्ट और रेमिटेंस की बात कर रहे थे। तो बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या हमारा डेट सस्टेनेबल है या नहीं है। तो इसमें अनफॉर्चुनेटली इस वक्त सूरत हाल को इतनी खुशाइंद हमें नज़र नहीं आती। वाइल पाकिस्तान में बी एबल टू कीप इट्स एक्सटर्नल अकाउंट सॉल्वेंट इन द शॉर्ट रन, लेकिन डेट का बर्डन बहरहाल हमारा बढ़ रहा है। इवन केयर टेकर गवर्नमेंट ने भी कोई इसमें हमें कोई ख़ास हमें मेजर्स नहीं शो किए। बड़ा क्लेम था कि जी हम कोई रिफॉर्म्स के प्रोग्राम के ऊपर बात करेंगे। एक सिंपल इंडिकेटर ये है डेट सस्टेनेबिलिटी का फिस्कल साइड के ऊपर कि आपके जो रेवेन्यू है, बजट रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू, उसका 30% तक अगर आप डेट सर्विसिंग में पे कर रहे हैं, अप टिल 30%, तो आपका डेट सस्टेनेबल है, यानी आपकी इनकम का इतना परसेंट आप दे सकते हैं। पाकिस्तान में जब ये रेशो है वो अब 50 और 60% के करीब पहुंच चुकी है। सो हम अपने जो सस्टेनेबल लेवल से डबल हमारा हो चुका है, सही है। तो अब इसका मतलब ये है कि हमारा एक बहरहाल जो रिस्क है वो तो हाई है। इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हमें अपने फिस्कल डेफिसिट को, हुकूमत के जो अखराजात हैं, उसको एड्रेस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो चीज़ हमारे कंट्रोल में है। हमारे कंट्रोल में ऑयल की प्राइस नहीं है, हमारे कंट्रोल में एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी नहीं है, क्योंकि वो तो वर्ल्ड मार्केट के ऊपर और हमारी अपनी इंडस्ट्री की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो हुकूमत के अपने कंट्रोल में है वो उनके अपने प्रोग्राम्स हैं, वो अपने इनके गवर्नमेंट के अखराजात हैं, और टैक्स रेवेन्यू की ऑप्टिमाइजेशन है। हमें अभी जो IMF की तरफ से आया है लेटेस्ट जो नंबर, वो ये आया है कि पाकिस्तान का जो पोटेंशियल और कलेक्शन में जो गैप है वो तकरीबन 2.3% ऑफ GDP है। यानी पाकिस्तान को तकरीबन 12.5% अपने GDP का टैक्सेस पे जाना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए। इस वक्त हम 10% के करीब है, बिटवीन 9 and 10%। तो हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं अपने डिज़ायर्ड या पोटेंशियल से, हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। और ये तकरीबन ये वही नंबर है अबाउट 2% का, जितना हम अपनी टैक्स एग्जम्पशंस में दे देते हैं। शुरू में हमने बात की थी कि बहुत से इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को, कॉर्पोरेट्स को, और इकोनॉमी के बहुत से सेगमेंट्स हैं, जैसे रिटेल है, होलसेल है, प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर है, प्रोफेशनल्स हैं, उनको हमने टैक्स इंसेंटिव या टैक्स एग्जम्पशंस दी हुई हैं। तो अगर अब ये ख़त्म कर दें और एक यूनिफॉर्म सिंपल रेट पे आप सारे कॉम को ले आएँ, तो फिर ऑलरेडी आपका 2% वाला गैप ख़त्म हो जाएगा। तो हम अपने टैक्स की जो टारगेट है उस तक पहुंच जाएंगे, और उससे ही हम अपना जो हमारी सस्टेनेबिलिटी है, जो जिसका ताल्लुक डेट की रीपेमेंट से है, उसको भी कंट्रोल कर सकेंगे, उसको बेहतर कर सकेंगे। और साथ ही चूँकि हमें अपने अखराजात को ज़्यादा बेहतर तरीके से मीट कर सकेंगे, हमें कम करने की ज़रूरत है, मगर साथ रेवेन्यू को भी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। तो उससे फिर ये होगा कि हम
डेट को ज़्यादा सस्टेनेबल बना पाएंगे। ये वो शॉर्ट टर्म चैलेंजेस हैं जो कि हुकूमत के अली सामने। सलमान, आई टेक यू बैक, आपने जी टैक्स की बात की। हम देखें अगर 2012 में गवर्नमेंट का तो ये मोटिव होता है वो कि इतना टारगेट आप एफबीआर को देते हैं कि उन्हें अचीव करना जी है, जी ठीक है। 2012 से लेकर 2024 तक ये 9.4 ट्रिलियन तक हो चुका है, ठीक है। एंड टैक्सेस आर गोइंग अप एंड अप, ठीक है। ठीक है। और ये हम पे भी एक तरह से बर्डन है। अभी आईएमएफ का आपने देखा होगा, लास्ट वीक भी आया कि जो हाई सैलरीड क्लास है उन पे और टैक्स जो है, वंस अगेन उन पे और ज़्यादा टैक्स जो है वो आप इम्पोज करें। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे भी उन्होंने टैक्स इंक्रीज़ करने का बोला। तो टैक्स रेज इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। हमारी गवर्नमेंट समझती है कि टैक्सेशन से ग्रोथ होती है, टैक्सेशन से ग्रोथ नहीं होती है, और ना ही हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आईएमएफ के साथ जो हमारे मज़ाकरात चल रहे हैं वो कह रहे हैं कि टैक्स रेस, तो आने वाली गवर्नमेंट नेक्स्ट उन्होंने फिर आगे और कहा कि किसी और चीज़ पे आप टैक्स इंक्रीज करें, तो आपका क्या है इसमें? नहीं, आपने आई थिंक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट आपने ख़ुद कंपैरिजन पेश किया है, जिसमें आप पॉइंट ये है कि क्या हमें टैक्सेस के रेट्स की, टैक्सेस की कलेक्शन की बात करनी चाहिए। इस वक्त हुकूमत का जो पूरा फोकस है वो टैक्स रेवेन्यू की कलेक्शन के ऊपर है। अच्छा, वो तो उस लिहाज से तो शायद इनकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि टैक्स कलेक्शन के जो टारगेट्स हैं वो अचीव वो कर रहे हैं। लेकिन उसका जो नुकसान है वो ये है कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रुक रही है। हमारे जो बिजनेसेस हैं वो अब मज़ीद इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो एक तो हमें इनको एक तो ज़ाहिर है हमें उनको वो एक इंसेंटिव देना है इन टर्म्स ऑफ बेटर बिजनेस एनवायरनमेंट, लेकिन साथ ही साथ हमें टैक्स रेट्स को नीचे लाने की ज़रूरत है। टैक्स को नीचे हम ड्रास्टिकली नहीं ला सकते। अगर 18% सेल्स टैक्स है तो हमें टैक्स को बेस को बढ़ाते हुए हमें प्रॉबेबली 15% तक हमें स्टार्ट करना चाहिए, और इसको ग्रेजुअली नीचे लाने की ज़रूरत है। बहुत से मुल्कों में ये सिंगल डिजिट में सेल्स टैक्स इस वक्त लागू है, हमें सिंगल डिजिट की तरफ जाना चाहिए, यानी 8-9% की तरफ जाना चाहिए, मगर इस वक्त हम 18% पे हैं। तो ज़ाहिर है जो आईएमएफ ने भी कहा कि वो इस अजम्पशन पे कहा है कि हम मज़ीद सेक्टर्स को ये सेल्स टैक्स के मोड में या हम मज़ीद उसको जीएसटी के मोड में नहीं ला सकते। तो यहाँ पर भी अगेन आई थिंक एज इकोनॉमिस्ट, एज थिंक टैंक्स, हमारा भी काम है कि ऐसी प्रपोजल्स डेवलप करेंगे जी हम ये कैसे मुमकिन है कि हम बेस को बढ़ाएं, टैक्स रेट को थोड़ा सा कम करें, ताकि हुकूमत का जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है उसमें डिप ना आए इन द शॉर्ट रन, लेकिन साथ ही साथ हम सिस्टम्स को बेहतर करें, स्ट्रीमलाइन करें। तो टैक्सेस डू नॉट लीड टू द ग्रोथ इटसेल्फ। नो नेशन हैज़ टैक्स्ड इटसेल्फ टू प्रॉस्पेरिटी, it's the other way around. Nations become prosperous by doing better businesses. Once the businesses prosper, businesses then pay taxes, and that helps the socio-economic objectives and a better public service, an efficient public service to govern. So taxes are not needed essentially for, I would say, even redistribution purposes. Taxes are primarily needed for running a state, rule of law, property rights, peace, and some important objectives like health and education. इनके ऊपर अगर हम फोकस रखें तो हम अपने टैक्स की एक्सपेंडिचर्स को भी ज़्यादा बेहतर तरीके से रैशनलाइज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। उन्होंने ये भी बात की कि प्रोविंसेस के साथ मिलकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हम काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि इतने अंडर डेट कंट्री हैं हम, तो ये हमें कट करके बजाय इसके कि आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, इन्वेस्टमेंट हो, ग्रोथ हो, और हम इस काबिल हो सके कि जो हमारा डेट है हम उसको थोड़ा तो कम कर सकें? कि आपको लगता है कि इन चीज़ों पे काम करना चाहिए जो उन्होंने बोला है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर और यानी पब्लिक सर्विस, आपको क्या लगता है कि किस हद तक देनी चाहिए? जी, इट्स अ ग्रेट पॉइंट। देखें, एक तो ये कि हमें जो पॉलिटिकल रियलिटी है उसको समझने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल रियलिटी क्या है? वो ये कि इस वक्त PMLN प्रैक्टिकली हुकूमत में आ गई है। PMLN का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वेदर वी लाइक इट और नॉट, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड है। वो मोटरवेज़ उन्होंने बनाई हैं, हाईवेज़ बनाई हैं,
ऑरेंज ऑरेंज जो ब्लू लाइन है, लाइन ब्लू बस स्टार्ट इस की तरह है, की उन्होंने मेट्रो। मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाए। उन्होंने अपनी कैंपेन में बार बार इस चीज़ को हाईलाइट किया। फिर पूरा जो CPEC का मंसूबा है, जिसका एक्सटेंडेड वर्जन अब $62 बिलियन तक वो पहुंच गया, तो वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके अंदर रेलवे का भी अपग्रेडेशन शामिल है, जो अभी तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का वो मंसूबा है। तो अब उस तरफ भी वो बात यकीनन एक ख़ास वक्त के ऊपर, ख़ास बेहतर स्टेज के ऊपर वो करेंगे। लेकिन ऐसा कोई भी पब्लिक डेट ऐसा कोई भी जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेट क्रिएट करता है। तो हमें इस स्टेज के ऊपर बहुत केयरफुली एस्टिमेट करना है कि इन द लॉन्ग रन क्या ऐसा कोई भी नया मंसूबा इकोनॉमिकली वायबल है या नहीं है। इसका बेंचमार्क यही है कि अगर तो आप कोई भी आज मंसूबा शुरू करते हैं, जैसे आप रेलवे लाइन को मॉडर्नाइज़ करते हैं, तो आप ये देखें कि क्या अगले 20-25 सालों में उसको आप क्या वो आपको रिटर्न दे सकता है। आज आपके अगर लेट्स से $8-10 बिलियन उस पर लग रहे हैं, तो वो तो 1-2 सालों में लग जाएंगे, लेकिन अगले 20-25 सालों में इसके क्या रिटर्न्स आएंगे, यानी उसकी जो प्राइसिंग है, उसकी जो कॉस्टिंग है, सर्विसेज की प्रोविजनिंग है, वो किस लेवल के ऊपर हम उसको चार्ज कर सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी मंसूबा बनाने से पहले हमें इस पे सोचने की ज़रूरत है। दूसरी एक और चीज़ है वो जिस पे थोड़ा सा अब काम होना शुरू हुआ है, वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब एक P3A अथॉरिटी भी है जो प्लानिंग कमीशन के साथ एसोसिएटेड है। उन्होंने कुछ इसके ऊपर पेशरफ भी की है, कुछ मंसूबे अमली तौर पर शुरू हुए हैं पिछले कुछ सालों में, जिसमें कि हुकूमत कुछ इनिशियली कुछ इन्वेस्ट करती है, मगर वो ऑक्शन में जाती है, वो कंसेशन को अवॉर्ड करती है प्राइवेट सेक्टर के लिए, और प्राइवेट सेक्टर फिर उसमें पार्टिसिपेट करता है, वो इन्वेस्टमेंट करता है। वो एक और प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में हमारा इन्वेस्टमेंट में जो लॉन्ग टर्म, चूँकि हमारे पास कैपिटल कम अवेलेबल होता है, क्योंकि हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट्स डेवलप नहीं है। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में इंश्योरेंस मार्केट्स लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइड करती हैं, जिनका होराइजन 25-30 साल होता है। तो हमारे यहाँ वो फैसिलिटी इतनी ज़्यादा भी एडवांस अवेलेबल नहीं है, लॉन्ग टर्म मार्केट्स अवेलेबल नहीं है। तो वो चैलेंजेस अपनी जगह रहेंगे, जिसकी वजह से हमें फिर एक्सटर्नल फाइनेंस देखना पड़ता है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पे मैं समझता हूँ कि हमें ज़रा विद कॉशन अप्रोच करना चाहिए, और वो देखना चाहिए कि कौन से मंसूबे इकोनॉमिकली वायबल हैं। और जैसे अगर हम रेलवे की मैं दोबारा बात करूँ, तो उसके अंदर मेरा ख्याल है बड़ा पोटेंशियल मौजूद है, कमर्शियल ट्रैफिक के लिए भी, पैसेंजर ट्रैफिक के लिए भी। उस पर शायद ज़्यादा हमें प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सर्कुलर डेट जो है वो इन द इलेक्ट्रिसिटी वो 23 बिलियन तक पहुंच गया है, और 38 बिलियन जो है वो बिजली की तरसील होती है, और मौसूल जो है वो में 28 बिलियन की जाती है, और हर साल 1000 बिलियन जो है वो खसारे में जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, मतलब उनको, क्योंकि पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है वो आउटडेटेड हो चुका है, तो आपका क्या इसमें व्यूज़ है? देखिए, एक तो ये हमारा जो सर्कुलर डेट है वो ऑब्वियसली इस वक्त एक क्रॉनिक इशू बन चुका है हमारा। अब इसके अंदर जो लेटेस्ट जो एडिशन हुआ वो चाइनीज़ जो पावर प्लांट्स लगे 2017-18 में, उसकी वजह से मज़ीद हो गया, क्योंकि हमने जो मंसूबे बनाए हैं, एनर्जी की एग्रीमेंट्स किए हैं, उसके तहत हमें फ़िक्स्ड कैपेसिटी के लिए पेमेंट्स करना लाजमी है। चाहे हम बिजली, यानी पावर प्लांट्स बिजली प्रोड्यूस करें या ना करें, हमें एक पोर्शन उनका पे करना है। और वो चूँकि अब सिस्टम ऐसा है कि हुकूमत ही सेंट्रल बायर है, तो इसलिए उससे एस्केप मुमकिन नहीं है। अगेन हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, एक तो इसमें थोड़ी सी पेशरफ्ती हुई थी कि हमें इन कॉन्ट्रैक्ट्स को रीनिगोशिएट करने का मौका मिला पिछले 1-2 सालों के अंदर, जो मेरे ख्याल है फेडरल गवर्नमेंट ने सक्सेसफुली अचीव भी किया। उसमें उन्होंने एक्सचेंज रेट को भी इन कॉन्ट्रैक्ट की जो फ्यूचर पेमेंट्स हैं उसको अचीव किया है। तो हमारा अब जो डिप्रिसिएशन होती है रुपये की, उसका सिग्निफिकेंट असर फ्यूचर पेमेंट के ऊपर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जो हमारी निगोसिएशंस हुई हैं वो एक फ़िक्स्ड रेट के ऊपर हुई हैं। तो हमें एक तो इस तरह की चीज़ों को देखने की ज़रूरत है जहाँ आप अपना गुंजाइश निकाल सकें। दूसरा, हमें अर्जेंटली जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके लॉसेस को कम करने की ज़रूरत है। इस वक्त 20-25% लॉसेस चल रहे हैं,
तो उन लॉसेस की वजह से ही हमारे जो सर्कुलर डेट है, जो आपने जिस कैप का बताया कि रेवेन्यू में और कलेक्शन में शॉर्टफॉल है, लोग तो बिल दे रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ भी बिल दे रहे हैं, दुकानदार भी बिल दे रहे हैं, हाउस होल्ड भी बिल दे रहे हैं, किसान भी बिल दे रहे हैं। कहीं कहीं पॉकेट्स हैं, जैसे बलूचिस्तान में कुछ ऐसे हमने उनको सब्सिडाइज़ किया हुआ है ट्यूबवेल्स को, लेकिन बाय एंड लार्ज हम सब लोग बिल दे रहे हैं। कुछ हुकूमत के ऐसे इदारे ज़रूर होंगे जो कि बिल नहीं देते, हुकूमत को उनसे लेना चाहिए या उसको बजट ऐसे करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई लार्ज स्केल कोई डिफ़ॉल्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं। जो लॉसेस हैं वो सिस्टमेटिक लॉसेस हैं, वो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जितनी बिजली ऑन कॉस्ट यानी प्रोड्यूस हो रही है सिस्टम के ऊपर, उतनी बिजली डिलीवर नहीं हो रही। ज़ाहिर है वो कॉस्ट तो आ रही है सिस्टम को, उस कॉस्ट जितनी हमारी बिजली पहुंच रही है कंज्यूमर तक, कंज्यूमर वो दे रहा है। लेकिन अगर प्रोडक्शन में और एक्चुअली डिलीवरी में जो गैप है, जो बेसिकली लाइन लॉसेस है, उसका तो ज़ाहिर है कि कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसका रिस्पॉन्सिबल तो वो डिस्कोज हैं जिनको हम बिजली के बिल देते हैं, या फिर उनके गवर्नेंस मैकेनिज़म्स हैं जो हुकूमत ने बनाए हुए। बिल्कुल, क्योंकि जितनी प्रोड्यूस की जाती है उतनी डिलीवर नहीं की हो जाती रही है, तो ये सिस्टम आउटडेटेड हो चुका है, तो उनको इस चीज़ पे काम करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा कि जो है एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो फिर से बैकबोन है, ठीक, और फिर हमें उसको जो है वो सपोर्ट करना चाहिए। नया बीज लाएंगे हम, और डायरेक्ट जो है हम फार्मर्स को सब्सिडी देंगे। जी जी, ठीक है, जी। और जो नया बीज लाया जाएगा वो फर्स्ट टाइम में हमारी कोशिश होगी कि हम उनको फ्री में दें। तो फिर वो एक दफ़ा एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग सेक्टर की बात नहीं की है जिसमें इतना पोटेंशियल है, आईटी सेक्टर की बात नहीं की है जी, कि जिसमें इतना पोटेंशियल है कि वो जो है वो कंट्रीब्यूट कर सके एक्सपोर्ट में। बिल्कुल नहीं, इम्पॉर्टेंट बात है। देखें, आप कोई भी सेक्टर उठाएं, उसमें बहरहाल हमारा एग्रीकल्चर के अंदर एक पोटेंशियल एडवांटेज मौजूद इसलिए है कि हमारे पास फर्टाइल लैंड है, हमारा एक लेबर का सिग्निफिकेंट पोर्शन, गालिबन 40 to 50% ऑफ आवर एम्प्लॉयमेंट इज़ स्टिल रूरल एंड एग्रीकल्चर। तो उसके अंदर एक पोटेंशियल है हमारी इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने का। फिर हमारा जो इंपोर्ट्स हैं उसका भी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन फूड आइटम्स के ऊपर है, तो इसमें काम करने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन क्या इसका तरीका ये है कि हम किसानों को फ्री जो है वो बीज दें? उसका तरीका ये है कि आप उनके लिए प्रोडक्टिविटी बेहतर करें, आप उनके लिए जो वाटर की प्रोविजनिंग है वो बेहतर करें, आप उनके लिए क्वालिटी सीड्स की प्रोविजनिंग उसको इंश्योर करें। फिर ये कि जो हमने मुख्तलिफ़ फसलों में जो अभी भी प्राइस कंट्रोल्स लगाए हुए हैं उनको ख़त्म करें। यही तभी वो कम्पेटिटिव प्रेशर आएगा, तभी एफिशिएंसी की तरफ बात होगी। और हाँ, एक और बात बड़ी ज़रूरी है जो मैंने मेंशन नहीं की, वो है फाइनेंसिंग। अगर हमारे यहाँ फाइनेंसिंग फॉर एग्रीकल्चर बिजनेसेस वो इम्प्रूव हो सके, यानी उसकी जो कॉस्ट भी ज़ाहिर है वो एक गिवन है, मगर उसकी जो एक्सेस अगर हम वो बेहतर कर सकें तो उससे भी ज़्यादा बिजनेसेस, एग्रीकल्चर बिजनेसेस को ज़्यादा एक ग्रोथ मिल सकती है। सो ये वो स्टेप्स हैं जो कि हुकूमत को लेने की काफ़ी ज़रूरत है, जिसकी वजह से देखें हुकूमत का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो स्पेंडिंग करे। ये आसान काम है कि जी आपने बजट निकाला और आपने ये चीज़ दे दी है, ये पुल बना दिया है या ये आपने बीज दे दिए। हुकूमत का काम एसेंशली है कि गवर्न करना, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन देना। उसके लिए ये जो किसान हैं या हमारे जो भी इकोनॉमिक एजेंट्स हैं वो अपने रास्ते ख़ुद निकाल लेते हैं। उनके रास्तों को क्लियर करने की ज़रूरत है, यही हुकूमत का एक बेहतर काम है। बिल्कुल, क्योंकि सब्सिडी की भी अब बात की तो वो एक ही सेक्टर तक है कि हमने इस सेक्टर को देनी है। जी बिल्कुल, विच इज़ रॉन्ग। सब्सिडीज आर जस्ट बेनिफिटिंग द रिच एट द कॉस्ट ऑफ द पुअर, और वो भी डायरेक्ट फार्मर्स को। तो आपको क्या लगता है कि डायरेक्ट फार्मर्स को ही दी जाए कि उनका खाद और फैक्टरियों को हम नहीं देंगे? ये अब देखते हैं कि क्या मैकेनिज्म बनता है। इस वक्त डिटेल्स आनी बाकी हैं, इसके ऊपर हम दोबारा भी बात करेंगे अगले प्रोग्राम्स में कि उनका मैकेनिज्म क्या है। पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि हम जो है बाय 2030 हमारा गोल है कि हम जो है G20 कंट्रीज़ का हिस्सा बनेंगे, जो कि जिसमें मेजर वर्ल्ड इकोनॉमिक कंट्रीज़ हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम बाय 2030 जो है वो इन मेजर इकोनॉमीज़ का हिस्सा बन सकेंगे जो कि काम करती हैं ट्रेड पे, डेवलपमेंट पे, ग्रोथ पे, क्लाइमेट चेंज पे?
तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इन कंट्रीज़ का हिस्सा बन सकेगा? एस्पायरेशन की हद तक, विज़न की हद तक तो हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर आप रियलिस्टिकली देखें तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इस वक्त अगर आप G20 की पर कैपिटा इनकम को देखें और पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम देखें इसमें बहुत फ़र्क है। इस वक्त तो पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम $1500-1600 के दरमियान है। हमारा जो रीजन है जैसे इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इसकी इनकी इन मुल्कों के एवरेज पर कैपिटा इनकम $2000 से ऊपर चली गई हुई है। तो पहले तो हमें अपने आप को अपने रीजन में कम्पिटिटिव करना है। पहले हम ज़्यादा आगे थे इन मुल्कों से, अब हम पीछे रह गए। सो सबसे पहले तो टारगेट ये होना चाहिए कि अगले 5 सालों में, 2030 में, अगले 5-6 सालों में, या यूँ कह लें कि बाय द एंड ऑफ दिस गवर्नमेंट अगर ये 5 साल पूरे अपने कर लेते हैं, तो इस 5 सालों के आखिर में हम रीजन में जो हम पीछे रह गए हैं, ये गैप ख़त्म करें। उसके बाद हम अपने आप को G20 कंट्रीज़ की तरह विजुलाइज़ कर सकते हैं, या उस सफ़र का आगाज़ कर सकते हैं। अभी तो हम बहुत पीछे हैं, तो मेरा ख़्याल है हमें अपने आप को रियलिस्टिक विज़न के साथ आगे लेकर जाना चाहिए, ताकि हमारी एक्सपेक्टेशंस भी सही रहें, और हम जो हमारी प्रॉमिसेस हैं वो एक इम्पॉर्टेंट जो प्राइम मिनिस्टर जो चीज़ कहते हैं वो एक तरह से एक पब्लिक की अमानत भी है, वो मैंडेट भी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो प्रॉमिस भी है। तो उसको इकोनॉमिक रियलिटीज़ के साथ हमें कॉन्टेक्स्ट में रखना चाहिए। Thank you, Ali Salman. It was very insightful discussion with you. Let's hope कि क्या होता है आने वाले 5 सालों में इतने चैलेंजेस के साथ, क्या जो जितने गोल्स और टारगेट बनाए हैं गवर्नमेंट ने कि हम वो अचीव करेंगे, तो क्या वो अचीव कर सकेगी, ये भी अभी एक सवाल है कि आने वाले 5 सालों में क्या होता है पाकिस्तान में। Let's hope for best. Thank you for joining us. Stay connected if you want to watch more episodes like this, and subscribe our channel for more update on Pakistan economy. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।